हो गया। चलिए, आपका टॉपिक चल रहा है नंदा देवी राज्यात यात्रा। यात्राएं चल रही थी और इसमें है नंदा देवी राज्यात यात्रा। कल मैंने आपको बताया था कि ये यात्रा कहां से कहां तक जाती है, कितने किलोमीटर है, इसमें टोटल दूरी कितनी है, कितने दिनों की है और कहां से कहां तक जाती है। 280 किलोमीटर की ये टोटल यात्रा है। 19 से 20 दिन में पूरी होती है। कितने दिन में? 19 से 20 दिन में। और हिमालय के कुंभ के रूप में भी इसे जानते हैं। इसी यात्रा को क्या कहते हैं? हिमालय का कुंभ। हिमालय का कुंभ कहते हैं। इतनी बड़ी यात्रा है, हिमालय क्षेत्र की एक कुंभ की तरह से है। समय कब ये होती है? 12 वर्ष में होती है। 12 वर्ष में, आराम से 12 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, ये समय ध्यान रखना। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? शामिल कौन कौन होते हैं इसमें? एक तो चार सिंग वाला मेढ़ा, या उसको कहते हैं चौसिंगा मेढ़ा। और छंतोली लिए लोग। इसके अलावा नंदा देवी की डोली। नंदा देवी की डोली इसमें शामिल होती है। ठीक है। चौसिंगा मेढ़ा यानी कि चार सिंग वाली एक बकरी है, मेढ़ा है। और इसके अलावा छंतोली लिए हुए लोग, छाता या छंतोली लिए हुए लोग इसमें शामिल होते हैं। नंदा देवी की डोली भी इसमें शामिल होती है। इस तरह से ये 12 साल की एक यात्रा है। अब इसमें इसका मानचित्र मैप देखेंगे, नंदा देवी यात्रा कहाँ से कहाँ की ओर जाती है, एक मैप बनाकर इसको समझेंगे। इसमें कुछ पड़ाव वगैरह ध्यान रखने हैं और इसको देखो मैं मैप के माध्यम से बनाता हूँ।
मानचित्र को आप बनाते रहो, बाकी इसमें देखो कि कैसे यात्रा जाती है। अब इसके बारे में समझो थोड़ा सा। ये यात्रा 280 किलोमीटर की है। कहाँ से प्रारंभ होती है? नौटी गांव चमोली से प्रारंभ होती है, और नौटी गांव चमोली से इसका जाने का रास्ता इस तरह से है। यहां से इधर गई और ईड़ा बदानी पहुंची, इसके बाद इधर जाती है और यहां से ऐसे इसका मार्ग है, जाने का रास्ता ये है, और इस तरह से आगे बढ़ती है, यहां पहुंच जाती है। आने का रास्ता इधर से है। अगर इसी को आप चमोली जनपद में समझो कि कैसे ये गई, इसको मान लो आप चमोली जनपद है ये पूरा, ठीक है। तो चमोली जनपद में एक नौटी क्षेत्र है, यहाँ पे नौटी गांव, और इस नौटी गांव से इधर से होते हुए ये यहाँ होमकुंड में जाकर समाप्त होती है। इस तरह से इसका मार्ग है, अगर चमोली में इसको समझना है। अब देखो, यहां से नौटी गांव से नंदा देवी की डोली तैयार होती है, 4 सिंह वाला मेढा तैयार होता है, 4 सिंह वाला मेढा। उसके बाद यहां से लाया जाता है। पहला पड़ाव इस यात्रा का ईधा बदानी कहलाएगा। कैसे? यहां से प्रारंभ हुई यात्रा। यात्रा प्रारंभ कहां से हुई? यात्रा प्रारंभ होती है नौटी गांव से। इस यात्रा में नौटी गांव के नौटियाल इसमें शामिल होते हैं, वो इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और पहली रात जहां रुकते हैं वही तो पड़ाव होगा। आपने यात्रा यहां से शुरू की और पहली रात जहां यात्रा रुकी वो क्या कहलाएगा? पहला पड़ाव कहलाएगा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, नंदा देवी राजजात यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा है? ईड़ा बदानी क्षेत्र है, ठीक है। ये पहला पड़ाव हो जाएगा। अब बताओ, यहां से यात्रा घूमकर इधर ही आई दूसरे दिन, तो दूसरा पड़ाव कौन सा हो जाएगा? नौटी गांव वाला क्षेत्र दूसरा पड़ाव हो जाएगा। तीसरा पड़ाव कौन सा होगा? कांसुआ गांव तीसरा पड़ाव होगा। पड़ाव का मतलब रुकने का स्थान, जहां रुका जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसका पहला पड़ाव बताइए, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव बताइए। सारे पड़ाव नहीं आते, स्टार्टिंग के आपको 3 ध्यान रखने हैं। और चांदपुरगढ़, यहाँ पे मैंने गोल इसमें नहीं बना रखा है, देखो और जगह इस तरह से बना रखा है, तो आप समझना चांदपुरगढ़ पहाड़ी में जाती है, लेकिन यहाँ यात्रा नहीं रुकती है। चांदपुरगढ़ भी आपको कभी ऐसे भी आ सकता है कि इस यात्रा के मुख्य क्षेत्रों के नाम बताइए, किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो यहां से जाती है। अब इसका नाम कांसुआ गांव कैसे पड़ा है? छोटे भाई को कांसुआ कहा जाता है, और राजा के छोटे भाई यहाँ रहते थे, क्योंकि पंवार वंश के लोग बाद में, चांदपुरगढ़ है ना यहाँ पे, पंवार वंश की राजधानी है, जहां कनकपाल नाम का राजा आया था, इसने पंवार वंश की स्थापना की थी। तो पंवार वंश के लोग चांदपुरगढ़ से श्रीनगर जा चुके हैं, राजा श्रीनगर जा चुका है, और उसके जो छोटे भाई हैं अभी भी इस कांसुआ गांव में रह रहे हैं। तो इस यात्रा का मुख्य आयोजक करता कौन है? राजा के छोटे भाई हैं, तभी इसका नाम पड़ा है राजजात, यानी कि राजा द्वारा आयोजित किए जाने वाली यात्रा। तो इस यात्रा को ये लोग आयोजित करते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? नौटी गांव के नौटियाल, कांसुआ गांव के राजकुंवर, राजा के छोटे भाई, ये इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 पड़ाव ये ध्यान रखने हैं आपने। उसके बाद आते हैं सेम भगोती, और एक आप यहाँ पे देख रहे हैं क्यूर गधेरा लिखा है। क्यूर गधेरा जो क्षेत्र है ये नंदा देवी के मायके और ससुराल क्षेत्र का विभाजक गधेरा है, विभाजक क्षेत्र है, ठीक है। जैसे 2 गांव आप समझ लो, यहाँ किसी का गांव है और उसका विवाह इस गांव में होता है, यहां से इसका विवाह हुआ बी गांव में इधर, ठीक है। बीच में कोई ना कोई क्षेत्र होगा जहां इसका विभाजन का काम करेगा। इस गांव का क्षेत्र यहां तक होगा, इस गांव का क्षेत्र इधर तक। ए का विवाह यहाँ हो गया, पहुंच गई ए यहाँ, तो मायका कहाँ होगा इसका? मायका इधर ही तो होगा, यहाँ क्या होगा? ससुराल क्षेत्र। तो नंदा देवी का भी इसी तरह से है। नंदा देवी कहाँ की लड़की है? नौटी गांव की है, नौटी गांव की लड़की है। तो इसका विवाह कहाँ हुआ है? भगवान शिव से हुआ है, कैलाश पर्वत में। तो इसका ये मायका क्षेत्र हो जाएगा। तो मायके का ये क्षेत्र है क्यूर गधेरे तक, और इससे आगे उसके ससुराल का क्षेत्र है, वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस यात्रा में ये ध्यान रखना है। अब भगवती नाम है, तो भगवती तो नाम पड़ा है भगवती के नाम से। यहाँ कुछ मेले लगते हैं जब ये यात्रा इधर से गुजरती है। सेम का मेला, भगवती का मेला, कुलसारी का मेला, नंद केसरी का मेला,
इस तरह से मेलों का आयोजन होता है। तो 9वां पड़ाव ये ध्यान रखना है कुलसारी, और 10वां पड़ाव ध्यान रखना है नंद केसरी है। और नंद केसरी से कुमाऊं की यात्रा शामिल होती है इसमें, ये प्रश्न भी बनता है, इसलिए वो 10वां पड़ाव आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बीच में मैंने सारे पड़ाव नहीं लिखे हैं, सब नहीं आते एग्जाम में, आप यहाँ पे नोट कर लेना। कुमाऊं की यात्रा, कुमाऊं की यात्रा शामिल कहां से शामिल होती है? यहां से होती है नंद केसरी से। ठीक है, यहां से कुमाऊं के लोग आते हैं, अपनी डोली लेकर यहां से शामिल हो जाते हैं, इससे आगे कुमाऊं के लोग बढ़ते हैं। अब देवाल भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फाल्दिया गांव भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है वाण गांव। और वाण गांव वाला जो पड़ाव है 13वें क्रम का पड़ाव आता है, 13वां पड़ाव वाण गांव है। वाण गांव से क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे देखो यहाँ एक गांव है वाण गांव, और वाण गांव में रहता है नंदा देवी का भाई, उसका नाम है लाटू देवता। लाटू देवता का निवास माना जाता है। और ये लाटू देवता क्या है? नंदा देवी का भाई है, नंदा देवी का भाई। और इस मंदिर में पट्टी बांधकर, आंखों में पट्टी बांधकर पूजा की जाती है। तो कभी आ जाएगा कौन से मंदिर में आंखों में पट्टी बांधकर पूजा की जाती है? आंखों में पट्टी लगाकर पूजा की जाती है। अब ध्यान देना, ये लाटू देवता कैसे भाई बना, और इसको एक नाम और देते हैं, भारवाहक देवता माना जाता है। भारवाहक देवता, इसको भारवाहक कैसे मानते हैं? देखो, नंदा देवी एक दिन यहां से जा रही थी अपने ससुराल के क्षेत्र में, यहां इस तरफ को जा रही थी, तो इसने देखा कि नंदा देवी ने वाण गांव इस यात्रा का अंतिम गांव है, और इससे आगे कोई भी गांव नहीं है इस गांव से। तो यहाँ से जितने भी इस यात्रा में भी जो सामान ले जाते हैं लोग, यहाँ से खाने पीने का इत्यादि का सामान खुद ढोना पड़ता है, खुद ले जाना पड़ता है। तो नंदा देवी ने भी सोचा, जब 12 साल में वापस आई, तो नंदा देवी को लगा कि अगर उसका कोई भाई होता तो उसे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, और उसको बुलाने के लिए भाई आ सकता था। तब एक व्यक्ति को, सीधा साधा व्यक्ति देखा और उसको बोला भाई बन जा। अब विचार क्या था उसका? पहले से कोई ना कोई काम कराना था, भाई बना दिया नंदा देवी ने लाटू देवता को। और भाई क्यों बनाया? अपना सामान, पर्स वगैरह जो भी सामान है नंदा देवी के, उसको ले जाएगा, पीठ में ढोकर ले जाएगा। तो उसका भाई यहाँ से आगे सारे सामान ले जाता है नंदा देवी के, इसलिए उसको बोला गया है भारवाहक देवता। लेकिन लाटा सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ नंदा देवी के लिए, उसका भाई है तो उसके लिए तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, और लोगों के लिए बहुत चतुर है, और लोगों के लिए आप देख ही रहे हैं कैसे पूजा करते हैं लोग, पट्टी बांधकर, उसके सामने देख भी नहीं सकते लोग। ठीक है, इतने क्रोधित मुद्रा में उसमें है, पट्टी बांधकर उसमें पूजा की जाती है। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कभी, किस देवता की पूजा पट्टी बांधकर की जाती है? लाटू देवता की। लाटू देवता कौन है? नंदा देवी का भारवाहक देवता है, नंदा देवी का भाई है। ठीक है, तो वाण गांव आपको पता चल गया। अब आता है बेदनी बुग्याल। तो वेदनी बुग्याल, इसमें कभी पड़ाव बनाया जाता है, किसी टाइम नहीं बनाया जाता है। उधर बोल देना बैठने के लिए। कभी पड़ाव उसमें बनाया जाता है, कभी नहीं बनाया जाता है, इसका पड़ाव कोई फिक्स नहीं है। और 2014 की जो यात्रा हुई थी, इसमें इसको भी पड़ाव बना दिया गया। अब इसको पड़ाव बना दिया जाएगा तो और पड़ाव आपके खिसक जाएंगे, इसलिए सारे पड़ाव आपको ध्यान नहीं रखने हैं। 1 मिनट रुक जाना। अब देखो, इसमें से मैं बता रहा था वाण गांव के बाद वेदनी बुग्याल आता है। तो वेदनी बुग्याल वेदों से संबंधित है, यहाँ वेदों की रचना हुई थी, सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का। तो लोगों ने देखा कि मैदान वाला क्षेत्र है, कोई फिक्स नहीं है, वैसे इसमें ये रखा जाता है कि 10-10 किलोमीटर के अंतराल में पड़ाव रखे जाते हैं। और कई बार होता है कहीं आपदा आ गई, मन कर गया कि यहीं विश्राम कर लो, तो किसी समस्या के कारण और जगह भी विश्राम बनाया जा सकता है। तो 2014 की यात्रा में यहाँ भी विश्राम बना दिया गया।
पड़ाव रख दिया गया। तो वेदनी बुग्याल इसी पड़ाव में पड़ता है, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद पातर नचोड़िया एक क्षेत्र है। अब इसमें यहाँ पे पहले डांसर वगैरह के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। पातर नचोड़िया मतलब डांस करने वाली, ठीक है, डांस करने वाली महिलाओं के लिए शब्द प्रयोग है। अब इसके बाद जो स्थान आता है रूपकुंड आता है। तो पातर नचोड़िया क्षेत्र में किसके कंकाल पड़े हैं, यानी कि ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में समझो। पातर नचोड़िया क्षेत्र, इस यात्रा में माना जाता है 2 लोग शामिल होते हैं और एक का नाम है यश धवल, यश धवल, और एक रानी है बल्पा, बल्पा रानी, या बल्पा को ही कहा जाता है बल्लभा, बल्लभा रानी। ये रानी है और ये राजा है। रानी थी, एक लड़की का नाम है, और उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र की रानी थी, लड़की थी बल्पा। इसका विवाह होता है कन्नौज के राजा यश धवल के साथ। जब इसका विवाह हुआ, बोला जाता है इसको नंदा देवी का दोष लग गया। कई बार लड़की के पीछे दोष लग जाता है, तो दोष कहाँ का, उसके मायके क्षेत्र का ही लगता है। इस पे दोष लगा तो लोगों ने पूछा कि इस दोष का निवारण कैसे हो सकता है। तब बताया गया कि नंदा देवी के 12 साल में जो राज्यात यात्रा होगी, इसमें शामिल होना पड़ेगा, तब इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। अब इसका विवाह ऐसी जगह हुआ है जहां कोई धार्मिक चीजों को ये जानते नहीं है ये लोग, ठीक है। और यश धवल के साथ जब विवाह हुआ, तो यश धवल को कुछ पता ही नहीं है डांस वगैरह क्या करते हैं, नंदा देवी है भी नहीं भी है। तो यश धवल मुसीबत में आ गया यहाँ डांस करने, यहाँ यात्रा में, और अपने साथ रानी को भी लेकर आया, कुछ सैनिकों को भी लेकर आया, और ऐसो आराम करने के लिए कुछ नर्तकों को भी लेकर आता है। और यश धवल और यात्रा में तो नोटी से चला, और वहां तक तो ठीक ठाक चलता रहा, वेदनी बुग्याल तक। उससे आगे इसने ऐसा क्षेत्र देखा कि पत्थरों की ओट में बैठ गया एक जगह पर, और सामने नर्तकियां जो थी उनको डांस करने के लिए कह दिया। और नंदा देवी की ऐसी यात्रा है, धार्मिक यात्रा, और इस धार्मिक यात्रा में जब उन्होंने डांस किया तो क्या बन गए, पत्थर बन गए, और पत्थर के रूप में वो नर्तकियां वैसी की वैसी रह गई, और इससे नाम पड़ा है पातर नचोड़िया क्षेत्र। और बोला जाता है उससे उससे आगे जब ये बढ़े, जब यहां से आगे बढ़े तो यहाँ कोई आपदा आ गई, और इनके कंकाल ही इस रूप कुंड में पाए जाते हैं, ठीक है, इसी कुंड में इनके कंकाल हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे आपदा आ गई, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया था, शुभ यात्रा में, देव यात्रा में कोई गलत काम इस तरह से कर दिया, डांस वगैरह करवा लिया, नर्तकियां ले जा रहा है वहां, यात्रा में जा रहा है, धार्मिक यात्रा में, और वहां कौन ले जा रहा है, नर्तकियां। और उसके बाद पल्ले आ गया वहां कोई पहाड़ों में तो यहाँ आप देखते ही हैं ग्लेशियर वगैरह टूटते रहते हैं। तो इस कारण से इसके कंकाल माने जाते हैं, सर्वाधिक मान्यता इनके कंकालों की है। लेकिन रूपकुंड जो क्षेत्र है, इसे कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल कहा जाता है। इसमें रहस्य छुपा हुआ है, अभी तक कि किसके कंकाल हैं कुछ पता नहीं चल पाया है, इसलिए इसको रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल कहा जाता है। और फिर ये यात्रा रूपकुंड पहुंचती है। तो रूपकुंड के विषय में भी कुछ जानकारियां हैं, जैसे इसको कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल तो कहते हैं। और बोला जाता है कि पार्वती ने यहाँ पार्वती का रूप गिरा था, जब पार्वती माता यहाँ से जा रही थी तो पार्वती ने एक ताल में अपना चेहरा देखा, और उसके शरीर का सारा रूप इस ताल में चला गया, इसलिए बोला जाता है इसी में वो कंकाल पड़े हैं। अब इतिहास तो उस चीज को नहीं मानेगा, तो इतिहासकारों में भी बड़ा मतभेद है कि ये कंकाल कहाँ के हैं, क्योंकि एक समय के कंकाल नहीं है। अगर यशधवल और बल्पा रानी के होते या उनके सैनिकों के होते, तो एक ही डीएनए, एक तरह के ही कंकाल होते ना एक क्षेत्र के, कोई दक्षिण अफ्रीका जैसा मानव दिखाई देता है उसमें, कोई कहीं और का। तो मानव के जो कंकाल हैं एक जगह के नहीं है, इससे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है कि ये कंकाल पता नहीं किसके हैं, ठीक है। तो हर जगह एग्जाम में आता है कि कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल कहाँ है, रूपकुंड में है। यहाँ किसके कंकाल हैं, जो अभी कहानी आपने पढ़ी, यश धवल और बल्पा के कंकाल हैं, या कश्मीर का राजा, एक राजा बताया जाता है कश्मीर का, और उसका नाम है सुचेत सिंह, सुचेत सिंह के कंकाल हैं या उनके सैनिकों के।
सुजेश सिंह नहीं होगा इसमें, कश्मीर का दूसरा राजा है, उसका नाम अभी ध्यान आ जाएगा मुझे, लेकिन ज्यादा मान्यता उसको उसका कोई भी उल्लेख नहीं करता है। आपके एग्जाम में जब भी आएगा आप यश धवल और बलपाही इसमें ध्यान रखना, ठीक है। इसके कंकाल हैं। जब रहस्य छुपा हुआ है, इसमें भी कुछ ही लोगों ने मान्यता दी है कि इसके कंकाल हो सकते हैं। इस कहानी को जो रचा गया है ना, ये कहानी प्रचलित है, कहीं लिखा थोड़ी गया है, लोगों में प्रचलित है। इसका मतलब ये हो सकता है, अगर उसने नर्तकियों को वहां पे डांस करवाया, हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। जैसे कोई भी आप देखते हैं केदारनाथ में कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, लोग किस बात को ले लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं से लिंक से जोड़ देते हैं कि केदारनाथ में आपदा इसलिए आई, लोगों ने गलत काम किए। जरूरी नहीं है ना गलत काम करने से ही वहां आपदा आई, कोई और कारण भी वहां हो सकता था, लेकिन लोग उस धार्मिक चीज को वहां से जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे केदारनाथ में हर कोई जाता है और वहां प्रलय आएगा। अब प्रलय क्यों आ रहा है किसको जानकारी थोड़ी है, ये कहावतें लोगों में प्रचलित चीजें हैं कि केदारनाथ में आपदा इसलिए आती है क्योंकि वहां लोग ऐसे काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो इसलिए वहां आपदा आती है। ऐसे लोगों की मान्यता है, वैसी मान्यता यहाँ है। लेकिन सच इस बात से सच ये हो सकता है कि ये यात्रा में जरूर गए होंगे, इनके ही कंकाल होंगे, क्योंकि वहां सैनिक वगैरह के कंकाल भी मिलते हैं। आगे देखो, इसके बाद शिला समुद्र है। शिला समुद्र ऐसा क्षेत्र कहलाता है जहां दूर दूर तक शिलाएं पड़ी हैं, बर्फ की शिलाएं, और बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी रहती हैं, समुद्र जैसा दिखाई देता है। और सबसे दुर्गम रास्ता यहाँ रूप कुंड से होम कुंड के बीच में, इसमें सबसे दुर्गम रास्ता है। और यहाँ एक दर्रा भी आता है, उस दर्रे का नाम है जूरांगली दर्रा। कौन सा दर्रा? जूरांगली दर्रा है। और जूरांगली दर्रा भी नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ पे रस्सियों के माध्यम से, खूंटियों की खूंटियां डालकर और रस्सियां डालकर उससे लोग पार होते हैं। यहाँ से बहुत कठिन रास्ता है यहाँ से जाना, तो ऐसा दर्रा है जूरांगली दर्रा। इस दर्रे को पार करके, शिला समुद्र को पार करके ये लोग जाते हैं, होम कुंड पहुंचते हैं। और इसका नाम होम कुंड इसलिए पड़ा है, यहाँ जाकर हवन वगैरह किया जाता है और नंदा देवी राजजात यात्रा का समापन हो जाता है यहाँ। और उस 4 सिंह वाले मेढे को, जो तैयार किया हुआ मेढा है, उसको सजाकर फिर उसके सारे वस्त्र वगैरह निकालकर, उसके शरीर में जो भी वस्त्र रखे गए हैं, चूड़ियां वगैरह पहनाई हैं, आभूषण चढ़ाए हैं, उसे सारे आभूषण निकालकर वो लोग इधर रख देते हैं। और 4 सिंह वाले मेढे को यहाँ त्रिशूल पर्वत की ओर विदा कर दिया जाता है और वो दूर तक जाता है। अब उसके बाद ये माना जाता है वही नंदा देवी है, और वो किसके पास पहुंच गई? भगवान शिव के पास पहुंच गई। ठीक है, लेकिन कई जगह ये देखा गया है कि जो यहाँ पर्वतारोही जाते हैं, उन लोगों ने देखा है कि वो 4 सिंह वाला मेढा कभी ना कभी तो मरेगा, जो उधर जाएगा, तो उसके कंकाल वगैरह कई जगह मिलते हैं, सींग जैसे संरचना वाली चीजें मिलते हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है नंदा देवी का वाहक ही वही होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं भी तो भाई, अगर बकरी छोड़ोगे आप, तो नंदा देवी तो लोगों की मान्यता है ना कि वो चले गई नंदा देवी शिव के पास, लेकिन कहीं तो उसको मृत शरीर उसका मिलेगा, तो उसका मृत शरीर कहीं ना कहीं मिलता है। रोहियों ने ऐसा वर्णन किया है यहाँ। ठीक है, तो होम कुंड में पहले यहाँ हजारों बलि दी जाती थी और बलिदान भी यहाँ पे होता था, लेकिन बाद में सन 2000 की यात्रा के बाद यहाँ पे बलि प्रथा को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे बलि वगैरह कुछ नहीं होता है और लोग होम कुंड में नहीं रुकते हैं। अंतिम पड़ाव है इसका, यहाँ नहीं रुकेंगे और सीधे वापस आ जाते हैं हवन वगैरह करने के बाद, और चंदनिया घाट में विश्राम करते हैं। यहाँ से आने में बहुत आसान रास्ता, सुतोल घाट, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, और यहाँ से होकर नंदा देवी क्षेत्र में यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ चित्र आप इसमें देख लो, जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा में 4 सिंह वाला मेढा किस तरह का होता है उसके बारे में देख लो। छंतोली देख लो, कैसी छंतोली होती है, देवताओं की छाता, उसके बारे में देख लो। ठीक है। अब इसमें देखना, ये यात्रा जा रही है, इसमें डोली है, और एक बार मैं ये चित्र दिखा देता हूं आपको। इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपको छाता नुमा आकार के। ठीक है, छाता ले जा रहे हैं, और ये छाताएं भी 2 तरह की हैं। 2 तरह की छाताएं हैं, कुछ
किसी के ऊपर सफेद कवर लगा है, किसी में लाल रंग का लगा है। तो इसकी पहचान है, दो तरह के लोग इसमें रहते हैं, एक तो मायके पक्ष के लोग, एक ससुराल पक्ष के लोग। तो दोनों में छाता का रंग अलग अलग रहता है। तो इस तरह से छंतोली लेकर चलते हैं इस यात्रा में। इसकी मुख्य पहचान यही है, हिमालय के क्षेत्र में दूर दूर तक ऐसी छाता लेकर चलना, और नंगे पांव ये इस तरह से जाते हैं। इसमें रास्ता बताने वाला सबसे आगे कौन चलता है? 4 सिंग वाला मेढ़ा जो बकरी है, और ये सबसे आगे इसमें चलता है, इस रास्ता बताता है सबसे आगे चलकर। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 सिंग वाला मेढ़ा, ये मुख्य है इस यात्रा का। इसके सिंग कितने हैं? 4। अब इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसने कुछ जैसे घोड़े खच्चर वगैरह में वो लगाते हैं बैग जैसे, और ये लगाए हुए हैं। और इसमें लोग कई प्रकार के आभूषण वगैरह डालते हैं, और ये आगे आगे चलता रहता है, इसको सजाया जाता है। नंदा देवी इसी को माना जाता है। ठीक है, पहले तो जब नंदा देवी गई होगी, नंदा देवी थी, अब वर्तमान में इसी को नंदा देवी मानकर लोग पूजा करते हैं। अब जिन लोगों को पता रहता है कि ये यात्रा नंदा देवी की विदाई के उपलक्ष्य में है, विदाई की जाती है, वो लोग तो रोते भी हैं, कई बार अपने आभूषण वगैरह नंदा देवी को समर्पित करते हैं। अब जिनको पता ही नहीं होगा, वो मौज मस्ती में जा रहे हैं यात्रा में, पता ही नहीं है उद्देश्य क्या है, इस तरह से छंतोली वगैरह सजाई जाती है। तो ये यात्रा है। अब एक बार आप और चीजें देख लो, इतना ही था इस यात्रा के विषय में। मैप बना लेना, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह लिख लेना। मैंने आपको बताया था पहली यात्रा कब हुई थी। ठीक है, मतलब यात्रा को कोई एक साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है पहली यात्रा का, और 19वीं सदी का, 20वीं सदी की पहली यात्रा भी आपको बताई थी। अब इसमें देखो कुछ चीजें हैं जो एक मिनट रुकना। ये था यात्राएं, आपकी सारी यात्राएं हो चुकी हैं उत्तराखंड की, मुख्य मुख्य यात्राएं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नंदा देवी राज्य यात्रा डिटेल से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, बहुत सारी जानकारी इसमें पूछी जाती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है मेले उत्तराखंड के। तो मेलों में भी कुछ विशेष त्योहार होंगे, उनके बारे में देखो। जैसे अंडूणी उत्सव, तो अंडूणी जो उत्सव है उत्तरकाशी में मनाया जाता है, दयारा बुग्याल में। इसी उत्सव को क्या बोलते हैं? बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो आप इसमें ध्यान रखना। अगला उत्सव है कौन सा, इसको मैं शुद्ध लिख देता हूं। जैसे इसमें लिखा है अंदूरी, तो इसको अंडूड़ी भी बोलते हैं। कौन सा उत्सव? अंडूड़ी उत्सव, या इसको बोला जाता है मक्खन की होली। मक्खन की होली कहा जाता है। और मक्खन की होली होती है दयारा बुग्याल में। और इस होली को प्रारंभ किया था किसने? दयारा बुग्याल को प्रसिद्ध किया है चंद्रप्रभा एतवाल ने। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल ने बुग्याल को प्रसिद्ध किया है, इसको आपने ध्यान रखना है। चंदन सिंह राणा वो है जिन्होंने इसको प्रसिद्ध किया। मतलब दो चीजें हैं इसमें, एक तो दयारा बुग्याल को किसने प्रसिद्ध किया? दयारा बुग्याल को तो किसने प्रसिद्ध किया है? चंद्रप्रभा एतवाल ने। अगर आएगा यहाँ पे मक्खन की होली किसने शुरुआत करवाई? चंदन सिंह राणा ने मक्खन की होली की शुरुआत की। तो जिस होली से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो सकता, इस तरह की होली है। बट सावित्री व्रत, ये तो सिंपल वैसा ही व्रत है, ये भी उत्तराखंड में प्रचलित है, पति की उसके लिए रखा जाता है, सुहाग के लिए। अगला है भिटोली। तो कल आपने पढ़ा था भिताली, लिखा है भिटोली है ये। ठीक है, भिटोली मतलब भेंट देना होता है। और भिटोली परंपरा में बहन के पास उसका भाई जाता है और भेंट देकर आता है। राज्य में विवाहित महिलाओं को समर्पित त्योहार है भिटोली, चैत्र माह में होता है। और पहली बार जब भिटोली मनाई जाती है बैसाख माह में मनाई जाती है, बाकी अन्य महीनों में चैत्र में मनाते हैं। अगला इसके बाद छिपला छिपला केदार की जात है। तो ओम पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है, और वहां एक यात्रा जाती है, उसको बोलते हैं छिपला केदार की जात। और इस ताल का नाम है पार्वती ताल। 3 साल में इसका आयोजन होता है पिथौरागढ़ में, और इसी क्षेत्र को मोदी जी ने प्रसिद्ध किया था। इसके बाद एगास है, एगास गढ़वाल क्षेत्र का है। और दीपावली के कितने दिन बाद मनाया जाता है?
11 दिन बाद मनाया जाता है और माधव सिंह भंडारी से संबंधित ये है, इसको ध्यान रखना है। घी संक्रांति, कल आपने उसमें त्योहारों में उसमें पढ़ा था, घी संक्रांति को ओलगिया भी कहा जाता है और इसमें राजा को भेंट देने लोग जाते थे, घी वगैरह और अरबी के पत्ते इत्यादि भेंट देकर आते थे। इसके बाद है घुघुतिया। घुघुतिया जो त्योहार है, इसको काले कौवा का त्योहार भी कहते हैं। इसमें इसमें लोग मीठे आटे के घुघते बनाकर या खिलौने जैसे बनाकर कौवों को खिलाते हैं और खुद खाते हैं। मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं में मनाया जाता है। हरेला त्योहार है। हरेला जो त्योहार है वर्ष में 3 बार आता है, 2 नवरात्रियों में, चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों में, और इसके अलावा श्रावण मास में आता है। श्रावण मास के हरेले को वृक्षारोपण दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाते हैं। इसके बाद है अगला, ये तो आपने देखा था, हिल यात्रा कुमाऊं क्षेत्र में मनाई जाती है और इसको इंद्र यात्रा भी कहते हैं। नेपाल की देन है और दलदली भूमि में लखिया भूत इसमें डांस करता है। इसके बाद है जगड़ा, जागड़ा होगा, ये जागड़ा से है। तो जागड़ा उत्सव जौनसार भाबर में होता है, जागरण लगाया जाता है हनोल देवता से संबंधित, ठीक है, महासु देवता का जागरण लगता है। इसके बाद है अगला, ये है जनेऊ पुन्यू। तो कुमाऊं में रक्षाबंधन के दिन जनेऊ पहनाई जाती है, तो उससे संबंधित त्योहार है, इसको बोलते हैं जनेऊ पुन्यू। जो ब्राह्मण लोग हैं अपने जजमानों को जनेऊ भेंट करते हैं, तो ऐसे त्योहार को जनेऊ पुन्यू बोलते हैं। कंडाली उत्सव भोटिया जनजाति में मनाया जाता है और वहां भी जो मैं शब्द बता रहा हूं ना, जोरावर सिंह है, और यहाँ भी माना जाता है कश्मीर के एक व्यक्ति ने, जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था। जो सुशेष सिंह बोल रहा था मैं, वो सही कर लेना, जोरावर सिंह, ठीक है। जो नंदा देवी रूप कुंड में किसके कंकाल हैं, एक तो यश धवल और बलपा के हैं और जोरावर सिंह के हैं, कश्मीर का राजा है जोरावर सिंह। तो यहाँ भी उसने ही आक्रमण किया था ऐसा माना जाता है। 12 वर्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। कंडाली, कंडाली या कंगडाली। कांवड़ मेला, कांवड़ मेला हरिद्वार में 2 बार होता है, हरिद्वार में मनाया जाता है, एक तो श्रावण माह में और एक फाल्गुन में, ठीक है। फाल्गुन में जब शिवरात्रि आती है उस समय, और श्रावण माह में कांवड़ होता है। श्रावण माह का कांवड़ मुख्य है, लोग गंगाजल भरकर गंगाजल चढ़ाने जाते हैं। कार्तिक स्वामी महायज्ञ, कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत रुद्रप्रयाग में है इसका मंदिर, और वहां कार्तिक स्वामी मंदिर में ये महायज्ञ आयोजित किया जाता है। इसके बाद है खतड़ुआ, कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। लक्ष्मी चंद और मानसा से संबंधित त्योहार है, और गढ़वाल का एक सेनापति मारा गया था खतड़ सिंह, उसके उसमें उसके पुतले जलाए जाते हैं कुमाऊं में, और खतड़ुआ उसको कहते हैं। गाय के त्योहार के रूप में मनाया जाता है कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार। फूल देई उत्तराखंड में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। छोटे बच्चे इसमें प्योली वगैरह के फूल ले जाते हैं और दरवाजे पर उस पर चढ़ाकर आते हैं। बामन द्वादशी, तो ये भी बामन द्वादशी भी एक त्योहार है इसी तरह का, इसको भी ध्यान रखना है। बिस्सू त्योहार, बिस्सू होता है जौनसार भाबर में। बैसाखी को ही बिस्सू कहा जाता है, बैसाखी की तरह ही ये, बैसाखी के दिन ही ये त्योहार होता है। कुमाऊं में सालदे बिखोती बोलते हैं, यहाँ बिस्सू होता है, इस तरह से मनाते हैं। अब इसके बाद अगला त्योहार है देवरिया ताल। तो ये देवरिया ताल मेला भी रुद्रप्रयाग क्षेत्र में है। देवरिया ताल, वहां एक यात्रा टाइप की आयोजित की जाती है। तो देवरिया ताल कहाँ है, ऐसे आ सकता है, रुद्रप्रयाग में है। अब इसमें देवी धुरा मेला, जिसको बगवाल मेला भी कहा जाता है, पत्थरों का युद्ध से संबंधित है। इसमें 4 खाम होते हैं, 4 खामों में आपस में पत्थरों का युद्ध होता है। 2013 में हाईकोर्ट ने इसको बंद कर दिया था। और झंडा मेला, झंडा मेला गुरु राम राय की याद में इसमें मनाया जाता है। गुरु राम राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है झंडा मेला। गुरु राम राय हरिद्वार में यहाँ आए थे, देहरादून में सबसे पहले उन्होंने डेरा डाला था। कब? 1675 में गुरु गोविंद सिंह वहां पे गुरु बनते हैं, तो 1676 में वो आए थे। 99 में उन्होंने एक झंडा साहिब के रूप में स्थापित किया था देहरादून में, और उसके बाद पंजाब कौर वहां पे झंडा साहिब गुरुद्वारा बनाती है। तो 1699 के बाद ही यहाँ पे झंडा मेला ये आयोजित होता है गुरु राम राय की याद में। हरिद्वार कुंभ मेला, तो कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, तो हरिद्वार में भी प्रमुख है। हरिद्वार का कुंभ मकर संक्रांति से बैसाखी तक लगता है, गंगा बैसाखी तक।
तो मुख्य है गर्मियों में, मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है, ये ध्यान रख लेना। इससे पहले कुंभ मेला, एक तो 2010 में पूर्ण कुंभ हुआ था, उसके बाद 2021 में पूर्ण कुंभ हुआ, और एक कुंभ हुआ है बीच में 2016 में, ठीक है। लास्ट कुंभ हरिद्वार में हुआ 2021 में। अगला इसके बाद है मद महेश्वर मेला। तो मद महेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में है, दुर्ती केदार के रूप में जाना जाता है। यहाँ नाभि की पूजा होती है, और ये केदार है रुद्रप्रयाग में, वहीं मेला लगता है। नंदा देवी महोत्सव, नंदा देवी महोत्सव 2 जनपदों में मुख्य है कुमाऊं के। एक तो अल्मोड़ा जनपद में जहां नंदा देवी का मंदिर है, और नैनीताल जनपद में। इस 2023 वाला नैनीताल का नंदा सुनंदा मेला, उसको राजकीय मेला घोषित किया था। और इसमें केले के तने पर, कदली बोलते हैं केले को, तो कदली के तने पर नंदा और सुनंदा की क्या बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है। जिस तरह से आपको ये दिखाई दे रही है नंदा सुनंदा की मूर्ति, तो इसी मेले को बोलते हैं नंदा देवी मेला। अब इसके बाद अगला है सालदे बिखोती मेला। अल्मोड़ा क्षेत्र में ये मनाया जाता है। भी भांडेश्वर मंदिर है, उस वहां पे मनाया जाता है अल्मोड़ा में सालदे बिखोती, यानी कि बैसाखी को ही बिखोती कहा गया है, सालदे बिखोती मेला है। यह है उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला सरयू और गोमती के तट पर बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में लगता है, और बहुत बड़ा मेला है। 13-14 जनवरी 1921 को इस मेले में ही कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। ई सरमन ओकले, इनकी एक रचना है होली हिमालयाज, उसमें बताते हैं कि ये सबसे बड़ा मेला है कुमाऊं का। कुमाऊं का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेला है उत्तरायणी मेला, क्योंकि इसमें राजुला मालूशाही की जो कथा मिलती है वो भी इसी मेले से संबंधित है। तो इतने आपने ध्यान रखने हैं। अब एक बार आप इन चित्रों को अगर ढंग से देखेंगे, मेले इतने ही नहीं है, मेले और भी हैं। अब मैं इसके बाद जितने भी मेले पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जिले वाइज, किस जिले में कौन सा मेला है, पिथौरागढ़ जनपद के मेले, फिर अल्मोड़ा के, चंपावत के, वो मेले बताऊंगा। कुछ विशेष मेले थे जो आपको चित्र से थोड़ा बहुत समझ में आ सकते हैं, इसके नीचे सब ये लिखा हुआ है। बाकी मैंने इससे अतिरिक्त फैक्ट ही बोले होंगे, इसमें तो कुछ ऐसी कहानियां लिखी होंगी, इतनी किलोमीटर दूर है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। किताबों में जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के पीछे नहीं जाना है आपको। जैसे यहाँ लिखा होगा द्वाराहाट रानीखेत अल्मोड़ा से इतने किलोमीटर दूर सालदे, यहाँ पे मनाया जाता है, नृत्य संगीत ये सब होता है, कोई ज्यादा उल्लेखित नहीं है। जो चीजें पॉइंट वाले मैंने बताई वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मैं लिखा भी दूंगा आपको। तो मेलों में आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। कल हम इसमें से मेलों के बारे में ही पढ़ेंगे। जो मुख्य मुख्य मेले थे मैंने एक स्लाइड में इसमें दिखा दी, इस पीडीएफ को मैं आपको भेज दूंगा, यहां से आप इसको देख लेना एक बार। और नंदा देवी राजजात यात्रा उसको नोट कर लेना, ठीक है। कल पढ़ेंगे इससे आगे।